हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी तक हम पढ़ चुके थे सिक्स्थ की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। और अब हमें आगे का पार्ट इसमें देखना है कि सेकंड चैप्टर में आगे क्या दे रखा है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को, जिसका नाम है पृथ्वी के ताप कटबंधे। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने इसको देखा था कि हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश थे, जिसमें हमने देखा था कि जो 0 डिग्री वाली हमारा अक्षांश था उससे हमने कौन सा कहा था, विषुवत व्रत बोला था। जो हमने देखा था 23 डिग्री उत्तर में मिलता है वो हमारा कर्क रेखा था, और 23 डिग्री जो दक्षिण में दिखता है हमको वो हमारी मकर रेखा थी। और बात करते हैं हम 66.5 जो कि हमारा उत्तर ध्रुव व्रत था, और ऐसे 66.5 हमारा दक्षिण ध्रुव व्रत था। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमें 90 डिग्री पर मिलते थे। अच्छा, अब ये तो हमने ये सारी काल्पनिक रेखाएं हमने ये बात कर ली थी, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि क्षेत्र किस हिसाब से बटे हुए हैं, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, ताप कटबंधे बोलते हैं। अब याद रखना 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण, है ना, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक जो हमारा पूरा एरिया होता है, स्थान होता है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि 23 डिग्री एंड हाफ से ऊपर से लेके 66 डिग्री एंड हाफ तक हमारा ये कौन सा कटिबंध कहलाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। और इसी तरह हमारा 23.5 डिग्री से दक्षिण से 66.5 डिग्री तक हमारा क्या कहलाता है, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। और जब इसके ऊपर देखेंगे जो 66.5 डिग्री से पूरा ध्रुवों तक जाता है, इसको हम शीत कटिबंधीय कहते हैं। इसी प्रकार हमें ये क्षेत्र दक्षिण में भी मिलता है, शीत कटिबंधीय। तो हमने ये किसके बेसिस पे कहा है कि ये हमारा उष्ण कटिबंधीय है, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय है और उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, हमारा टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटबंधे। इसमें सबसे पहली बात ये कहा गई है कि सबसे पहला स्थान जो बांटा गया है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश। ये जो हमने देखा था कि इस तरह की जब हमारी पृथ्वी में जो हमारा विषुवत था उससे 23 डिग्री एंड हाफ पे हमारा कर्क रेखा थी और नीचे हमारी दक्षिण की साइड मकर रेखा थी। इसके बीच में जितनी भी अक्षांश होती है ना, हाँ, उस एरिया पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। मतलब कि हमेशा इस अक्षांश पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। एक साल में एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यही वही क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र ऊष्मा प्राप्त करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय। तो वो हमारा उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय के बीच में जितनी भी अक्षांश पाई जाएंगी ना, उसमें क्या बोल रखा है कि एक बार साल में सूर्य जो होगा, सूर्य की किरणें जो होंगी वो लंबवत पड़ेंगी, मतलब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी इन अक्षांशों के बीच में। और इसी एरिया को हमने नाम दे दिया है उष्ण कटिबंधीय एरिया, मतलब उष्ण कटिबंधीय। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। याद रखना, उत्तर की साइड कर्क रेखा है, उससे ऊपर, और मकर रेखा दक्षिण में, मकर रेखा से नीचे की साइड कभी भी सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती है। वहाँ पर जो किरणें पड़ती हैं, मतलब सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं सूर्य की, वहाँ पे जो किरणें पड़ती हैं वो हमेशा टेढ़ी पड़ती हैं, है ना। तो इसमें यही बोला है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, और जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जितने ऊपर अक्षांश पे जाते जाओगे, जो हमारे सूर्य की किरणें होंगी वो तिरछी होती जाएंगी। ओके, उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। तो हमने क्या देखा,
कि हमारा ये एरिया है, ये तो सबसे ज़्यादा क्या पा रहा है, ऊष्मा मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ रही हैं। लेकिन इससे ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया और साथ ही साथ ये वाला एरिया, यहाँ पर कभी किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर इसके हिसाब से जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा रहता है। तो ये हमारा कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। अब बात करते हैं हम शीत कटिबंधीय। जब हम बात करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। यहाँ पे मतलब बिल्कुल एकदम किरणें भी बहुत कम पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पर सर्दी भी बहुत रहती है और इस एरिया को कह देते हैं शीत कटिबंधीय। तो याद रखना 23 डिग्री से 23 डिग्री है ना, हमारा 23 डिग्री हाफ से 23 डिग्री तक जो है हमारा क्या रहेगा, उष्णकटिबंधीय एरिया रहेगा। फिर इसके बाद जो हमारा 66.5 है, वहाँ पर कौन सा रहता है, 66.5 पर हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय रहता है। और फिर इससे ध्रुवों की साइड हमारा कौन सा रहेगा, शीत कटिबंधीय रहता है। तो ये हमने कटिबंध के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं देशांतर क्या है। अभी तक देखो हमने क्या बात करी, अक्षांश क्या होते हैं। तो हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे क्या थे, लैटिट्यूड्स थे, है ना। वो हमने देखी, इस तरह की कुछ रेखाएं थी जिनको हमने पृथ्वी पर, काल्पनिक रेखाएं थी जिनको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, अक्षांश दिया। तो जो कि हमारी क्या बताते थे, किसी भी जगह की स्थिति बताने में मदद करते थे। और जिसमें ये भी निर्धारण किया था कि जो विषुवत वृत्त था, जो हमारा ये 0 डिग्री वाला था, इससे ऊपर वाला सारा हमारा उत्तर होगा, नॉर्थ होगा, और इससे नीचे वाला हमारा गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाया जाएगा, साउथ सर्कल बोला जाएगा। अब देखते हैं कि देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है। अब देखो, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की भी आवश्यकता होती है। हम सिर्फ स्थिति अक्षांश के बेसिस पे नहीं, देशांतर की भी ज़रूरत हमें होती है। अब वो किस प्रकार होती है हम देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है। एक हिंद महासागर में है, टोंगा द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। ये दोनों 20 डिग्री पर, दक्षिणी 20 डिग्री पर मिलते हैं। मतलब अगर इसके हिसाब से जाएं तो हम देखेंगे कि इस तरह इसने बोला है कि ये तो हमारी हो गई इक्वेटर, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे सपोज करो 20 डिग्री है ना, यहाँ पे 20 डिग्री है। तो यहाँ पर, यहाँ प्रशांत महासागर की साइड तो हमारा यहाँ पर मान लेते हैं हम कि हमारा टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में हमें देखने को मिलता है मॉरिशस द्वीप। तो ये है तो सेम एक ही अक्षांश पर, 20 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इनकी दूरी आपने देखा कितनी दूर है। ये कहाँ, प्रशांत महासागर में, और ये कहाँ हमारे रहे, हिंद महासागर में। तो इसकी अब पर्टिकुलर जो हम लोकेशन को पता करेंगे, स्थिति को देखेंगे, वो किसके बेसिस पे भी देखते हैं, देशांतर के बेसिस पे। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं पश्चिम की ओर और कितनी दूरी है। तो इनको हम, जिनको देशांतर रेखाओं को साथ ही साथ हम यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो रेखाएं दिखाई गई हैं, ये हमें दिखाई गई हैं देशांतर, ठीक है। अब ये देशांतर का हमें जाल दिखाया गया है पूरा। देशांतर के अंशों को मापा जाता है। देशांतर से क्या किया जाता है, जो दूरी होती है ना, उसके अंशों को नापा जाता है। कैसे, प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब वो हम देखेंगे किस तरह। इनके बीच की दूरी को तरफ हम या तो कहते हैं, या तो वो एक तरफ बढ़ रही है या फिर एक तरफ घट रही है। और एवं ये जो ध्रुवों पर होती है, ये क्या होती है, शून्य हो जाती है। अब हम ये देखते हैं, और जबकि ये, क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, जो हमारी यामोत्तर है, ये ध्रुवों पर जाकर सब मिल जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ध्रुवों पर सभी देशांतर मिल रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर 0 डिग्री बोला है। अब देखते हैं हम क्या है हमारी देशांतर।
अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। हमने बात करा था कि जो हमारी अक्षांश होती थी उन्हें हम समांतर रेखा भी कहते थे। ठीक है, इनके बीच में याद रखना ये रेखाओं की जो लंबाई है वो तो समान होती है, ये जो लंबाई है ये तो हमारी समान है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है ना, वो समान नहीं होता है। हम देखेंगे कि वो ध्रुवों पर जाकर इनके बीच का जो गैप होता है वो कम होता जाता है। तो इनकी लंबाई तो समान होती है लेकिन इनके बीच का जो गैप होता है वो समान नहीं होता है। जबकि जो हमारी अक्षांश थी उनके बीच में जो अक्षांशों का गैप होता था वो समान होता था, इसलिए उन्हें हम समांतर रेखा भी कहते थे। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन था। सभी देशों में निश्चय किया कि ग्रीनविच, जो कि ब्रिटिश में एक राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर, जो एक काल्पनिक रेखा है हमारी, यामोत्तर यहाँ पर देशांतर को ही बोल रहा है, से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ये हमारी ग्रीनविच से जो हमारी ये जो यामोत्तर आ रही है, ये जो हमारी रेखा आ रही है, इसको हमने करेक्ट 0 डिग्री मान लिया है। और इससे जो हमारा पीछे का एरिया होगा इसको हम कह देते हैं पश्चिम, और इससे आगे के एरिया को हम कह देते हैं पूरब, इसको कह देते हैं ईस्ट, और इसको हम कह देते हैं वेस्ट। ओके, तो इन्होंने यही बोला है कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, उन लोगों ने ये निर्धारित किया कि पूर्व, इससे हम गुजरने वाली जो भी यामोत्तर हैं उससे किसकी गिनती कर पाएंगे, पूर्व और पश्चिम की ओर की गिनती शुरू कर देंगे। वो भी किससे करेंगे, प्रमुख यामोत्तर। तो जो हमारी प्रमुख यामोत्तर है वो कहाँ से होके निकलती है, हमारी 0 डिग्री से। ओके, इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री, देखो आप देख सकते हो यहाँ से पूरी ये 180 डिग्री गई जाएगी वेस्ट में, पश्चिम की साइड, और 180 डिग्री जाएगी हमारी पूर्व की साइड। तो 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देते हैं। तो अब देखो यहाँ से जो, अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक 180 भाग और यहाँ पर 180 डिग्री, तो इसने 2 भागों में बांट दिया। जिस तरह अक्षांश ने पृथ्वी को 2 भागों को बांटा था, उसी प्रकार देशांतर रेखा ने भी 2 भागों में बांट दिया। किस प्रकार, इसको एक तरफ को हम कह देंगे ये हमारा हो गया पश्चिमी भाग और ये हमारा हो गया पूर्वी भाग। तो 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर दिया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्वी अक्षांश, पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर की एक ही रेखा पर स्थित है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो 180 डिग्री गया है और यहाँ से 180 डिग्री गया है, वो कोई एक ही लाइन है 180 डिग्री की। ठीक है, हाँ, वहीं से इस साइड वाला तो हमारा पश्चिम कहलाया गया है और इस साइड वाला हमारा पूरब। याद रखना 2 180 डिग्री नहीं है, बस एक ही 180 डिग्री है। उसके 180 डिग्री के इस साइड वाला हमारा पश्चिम कहलाएगा और इस साइड वाला हमारा पूरब कहलाएगा। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। तो अब इसमें देखो ग्रिड की बात करी गई है। तो ग्रिड क्या है हमारा, इस समय क्या दिखाया गया है, ये जो हमारी गई है ये हमारी इक्वेटर, ये हमारी अक्षांश दर्शाई गई हैं, साथ ही साथ ये हमारी प्रमुख यामोत्तर मतलब हमारी ये देशांतर दर्शाई गई है। तो इसी तरह हमने ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो इसी तरह काटती हैं। ठीक है, ये हमारी समांतर रेखाएं थी और ये हमारी यामोत्तर रेखाएं। तो ये एक पूरी तरीके का क्या बनाती हैं, जाल बनाती हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, ग्रिड। तो ग्रिड किससे बनता है हमारा, ग्रिड जो बनता है पृथ्वी पर वो अक्षांश रेखाओं के साथ और जो हमारी यामोत्तर है या बोले देशांतर रेखाओं से बनता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे असम में जो एक जगह है धुबरी, वो 26 डिग्री उत्तर में है, जबकि अक्षांश है उसका अक्षांश क्या है 26 डिग्री। इसको हम इस तरह समझते हैं, जो हमारा भारत है वो हमारे उत्तर पूर्व भाग में मिलता है और सपोज करते हैं हमारा यहाँ असम है। तो ये जो असम है इस वाले एरिया में, तो ये इसकी जो 26 डिग्री उत्तर में है, इसको तो हमने
26 डिग्री नॉर्थ में कह दिया, जबकि यहाँ से जो यामोत्तर गई है, मतलब जो यहाँ से दिशांतर गई है वो हमारी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे याद रखना इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है 26 डिग्री, जबकि दिशांतर स्थिति क्या है 90 डिग्री। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये 26 डिग्री उत्तर में है, और दूसरी चीज़ इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री पूर्व में है। तो इससे हम उत्तर तथा पूर्व देशांतर को निर्धारित कर सकते हैं, और इस तरह हम पूरी उसकी स्थिति जान सकते हैं कि वो किस एरिया में है, उत्तर पूर्वी एरिया में है। अब उस बिंदु को देखें, यहाँ जहाँ दोनों ये एक दूसरे को काटती हैं, हमने ये कहा ये काट रही हैं, तो हमने इसको बोल दिया कि इसका ये 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूरब में है। तो ये जो हमारा असम का धुबरी जगह है, इसकी ये हमने पूरी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है इसके हिसाब से। इस डायग्राम में हमारे सबसे पहले देखते हैं कि महासागर दिखा रखे हैं, प्रशांत महासागर दिखा रखा है, अटलांटिक महासागर दिखा रखा है, हिंद महासागर, ठीक है, फिर से प्रशांत महासागर यहाँ देखने को मिल रहा है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें देशांतर दर्शाया गया है। हमने कहा था यूरोप में एक वेधशाला है, उसको हमने जो ग्रीनविच से उसको हमने कौन सी डिग्री मान लिया है 0 डिग्री। तो ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है। अब इससे हमने बात करी कि इससे जो हमारा पीछे होगा 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा, मतलब कि वेस्ट कहलाएगा। तो यहाँ वाले जितने भी एरिया हैं, जैसे हम बात करें, ये हमारा साउथ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ग्रीनलैंड दिख रहा है, प्रशांत महासागर दिख रहा है, अटलांटिक महासागर दिख रहा है, ये सब हमारे किस में आ गए, पश्चिम में आ गए। जबकि जो हमारा इस 0 डिग्री से इस साइड में है, ये हमारे कौन से कहलाते हैं, पूर्व वाले कहलाते हैं, ईस्ट कहलाता है। इसमें हिंद महासागर आ गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आ गया, हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट आ गया, है ना, और साथ ही साथ हमको देखने को मिलता है हमारा भारत भी आ गया। ये सारे हमारे पूर्व की साइड आ गए। तो इसमें यही दिखाया गया है। और याद रखना यहाँ पे जो पीछे मिलेगी, ये किस पे मिलेगी, हमारे एक 180 डिग्री पर। और 180 डिग्री से भी क्या होगा, उसी साइड से इधर की साइड हम कहेंगे कि वो पश्चिम है, और 180 डिग्री की दूसरी साइड पूरब कहलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और हमारी रेखा देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, इसको हम 180 डिग्री मानते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं देशांतर और समय की। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो देखो, हम एक बात करते हैं कि सूर्योदय और सूर्य अस्त ये प्रतिदिन होने वाली एक घटना है, ठीक है। हम रोज़ बात करते हैं, जब भी सूर्य निकलता है तो उस टाइम को हम सूर्योदय बोलते हैं, और जब भी अस्त होता है तो हम उसे सूर्यास्त कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में ऐसा ही होता होगा। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा साधन है जिसके थ्रू हम क्या सकते हैं, समय को माप सकते हैं। तो इसमें हमें इसी रूप से दिखाया गया है कि देशांतर और समय को किस तरह नापा गया है। तो याद रखना, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो परछाई बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा कब होती है, या तो सूर्योदय के समय से बनती है या फिर सूर्यास्त के समय। जब सूर्य एकदम दोपहर मतलब होती है ना, सूर्य एकदम तेजी किरणें निकल रही होती है, उस टाइम पे परछाई बहुत ही छोटी बनती है या बनती ही नहीं है। अब बात करते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के समय सबसे उच्च बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। तो जब भी सूर्य एकदम ठीक उसके ऊपर होगा तो वहाँ पर क्या कहलाएगी, दोपहर कहलाई जाएगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब ये हमने देखा था कि पृथ्वी जो हमारी है वो हमेशा कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की तरह, इस तरह रिवॉल्व होती है ना। हमारी जो पृथ्वी होती है वो इस तरह चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो याद रखना, जैसे हमारा ये मान लिया हमारा ये 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच है, तो हमारा ये कौन सा एरिया हो गया, पूर्व वाला एरिया। तो ये इससे क्या होंगे, यहाँ पर दोपहर जब होगी तो उस इससे आगे है, इसलिए वो
इस टाइम से हमेशा कैसे चलेंगे, आगे चलेंगे। जो टाइम हमारा ग्रीनविच पे हो रहा होगा उससे हमेशा पूर्व का एरिया आगे चलेगा, तथा जो पश्चिम वाला है वो हमेशा क्या होगा, उसके पीछे चलेगा। प्रमुख यामोत्तर हमारी 0 डिग्री है, इससे आगे पूर्व है। तो यहाँ पर जब ठीक दोपहर हो रही होगी एकदम, तो उससे आगे एरिया चल रहा होगा। आगे हमेशा किस साइड चलते हैं हम, पूरब की साइड, और पीछे की साइड हमारा पश्चिम होता है, और वो पीछे समय चलता है। अब हम बात करते हैं समय के अंतर की दर की गणना किस तरह की जाती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 300 डिग्री घूम जाती है। हमने बात करा था जो घूर्णन गति होती है पृथ्वी की, जो अब पृथ्वी होती है वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसको गति को हमने क्या कहा था, घूर्णन गति कहा था। वो लगभग कितने घंटे में पूरा कर देती है, 24 घंटे में कंप्लीट कर देती है ना। तो मतलब वो कितना घूम जाती है, 360 डिग्री पूरे 24 घंटे में घूम जाती है। अर्थात वो, अब इसको देख लो, इसका मतलब क्या है, अगर वो 24 घंटे में कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम करके देखेंगे तो वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना घूम पाई होगी, 15 डिग्री, है ना। तभी तो वो हमारा 24 घंटे में कितना घूम गई, 360 डिग्री। और इसी प्रकार तो वो 4 मिनट में कितना घूमती है, 1 मिनट घूम जाती है, 1 डिग्री घूम जाती है। तो हमने किस तरह निकाला कि जो 24 घंटे में वो पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। अगर इसी तरह देखेंगे तो 1 आवर में कितना निकल पाएगी वो, तो आप कर दो 360 बटे 224, तो हमारा कितना निकल आता है, 15, है ना। तो वो कितना घूम जाती है 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 डिग्री चल पाती है ना, गति कर पाती है। तो 15 डिग्री। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि वो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जा पाती होगी, तो वो 4 मिनट में घूम जाती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो तथा ग्रीनविच में 15 डिग्री से पूर्व चलने पर जो समय होगा वो कितना होगा, 60 मिनट आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अब देखो हमने बात करी थी ग्रीनविच में, अब मान के चलते हैं हम, ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, करेक्ट। तो हमने बात करा कि जब हमारी 4 मिनट चलेगी तो वो 1 डिग्री बढ़ जाएगी। तो इस तरह 1 डिग्री जब बढ़ेगी, 1 घंटे में वो 15 डिग्री चलेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, 15 डिग्री। तो मतलब कि वो 60 मिनट आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह वो 1 घंटा आगे बढ़ेगी तो 1 बज जाएगा। इसी तरह वो 15 डिग्री पश्चिम की ओर 1 घंटा पीछे चलेगी, यहाँ तो आगे चलेगी। जो हमारा पूर्व होगा, ईस्ट साइड होगा, उधर तो आगे चलेगी, और जबकि यहाँ पीछे चलेगी। ये जान लेना कि ग्रीनविच जब दोपहर के 12 बजा रही होगी ना, उस समय 180 डिग्री पर जो है वो क्या होगी, वो इसके जस्ट पीछे है। तो वहाँ पर क्या होगी, करेक्ट मध्य रात्रि होगी। मतलब यहाँ पर अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दिन के, तो 180 डिग्री पे रात के 12 बज रहे होंगे। अब किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय का जो भी समय है वो स्थान और स्थानीय समय होगा। और जो कि हम स्थानीय समय मानते हैं, यामोत्तर को हम डिसाइड कर लेते हैं, हम दिशांतर एक मान लेते हैं। जैसे अपने यहाँ की भी एक दिशांतर को हमने निर्धारण किया हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। तो उसी हिसाब से सभी स्थानों का स्थानीय समय समान माना जाता है। अब देखते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं। अब ये मानक समय क्या होता है, तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। अब ग्रीनविच से तो हमने क्या मान लिया, ये तो हमारा प्रमुख यामोत्तर हो गया। लेकिन अब क्या होता है, अपने अपने एरिया में, अपने अपने देश में लोगों के अपने अपने निर्धारण किए हुए हैं कुछ प्रमुख, उनको हम क्या देते हैं, मानक समय, जो कि स्थानीय समय को मापते हैं। जैसे हमें यहाँ पे भारत का मानक यामोत्तर किसको माना गया है, 82 डिग्री एंड हाफ पूर्व, इसको हमने भारत का यामोत्तर माना है। तो जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में, देखो असम ये हमारा है, भारत में गुजरात में ये 68 डिग्री पश्चिम में है, जबकि हमें ये देखने को मिलता है ये हमारा बिल्कुल 97 डिग्री पूर्व में देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है ना, हाँ वो हमें पूरा
कितना मिल जाता है, यहाँ का हमें डिफरेंस 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आ जाता है। तो याद रखना, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के ध्रुवगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट्स का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के बीच स्थानीय समय को देश का मानक समय माना गया जाए। तो इस तरह हमारा मानक समय किसको माना गया है, 82 डिग्री एंड हाफ को माना गया है। तो इसमें यही बताया है कि भारत में 82 डिग्री हाफ मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय मानक जो हमारा देशांतर है, जो हमने माना है मानक समय, वो कितने को माना है, 82 डिग्री एंड हाफ को माना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझा रखा है कि हमारा कितना डिफरेंस आता है देशांतर का। और एक बात याद रखना, जो हमारी ग्रीनविच है ना, जो हमारी 0 डिग्री है, उससे जो हमारी भारत की जो 82 डिग्री एंड हाफ हमने जो निर्धारण करी है, उससे जो हमारा समय होता है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। इस पैरा में हमें यही बता रखा है कि भारत में ग्रीनविच के पूर्व जो हमारी पूर्व देशांतर है 82 डिग्री एंड 30 डिग्री मिनट, ये जो हमारा ग्रीनविच जो हमारा 0 डिग्री है वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में कितना बज रहा होगा, 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों को देशांतीय विस्तार अधिक है। अब क्या है, बहुत कुछ देश ऐसे हैं कि काफ़ी बड़े हैं, तो उनका वहाँ पर कई सारे देशांतर मानक देशांतर निर्धारण किए गए हैं। जैसे रसिया है, वो कॉन्टिनेंट में आता है, एक तो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है, साथ ही साथ एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। तो यहाँ पर कई सारे मानक देशांतर को निर्धारण किया गया है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे रशिया की बात करिए, रूस की बात करिए, यहाँ पर मानक 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख यामोत्तर का नाम क्या है। तो हमने बात करी थी कि जो हमारी प्रमुख यामोत्तर है, जो कि हमारी ग्रीनविच से गई थी, है ना। हाँ, यूरोप में जो वेधशाला ग्रीनविच में है वहाँ से मान ली थी, तो उसका जो मान है वो हमने कितना माना था, 0 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा खा, 0 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है। तो शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है, तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे एरिया डिसाइड करे थे। ये जो था हमारा इक्वेटर था, यहाँ पे हमारी कर्क रेखा थी, यहाँ पे हमारी मकर रेखा थी, और फिर ध्रुवों पर हमारा कौन सा एरिया था, जहाँ पर कभी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, क्षैतिज पड़ती हैं, तो वो कहाँ पर है, हमारा ध्रुवों पर। तो ये हमारा शीत कटिबंधीय कौन सा एरिया होता है, ध्रुवों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा का, ध्रुवों। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, देशांतरों की कुल संख्या है। तो देशांतर हमारी इनकी कुल संख्या कितनी है। तो हमने बात करी थी जो हमारे देशांतर हैं वो इस तरह पूरे 180 डिग्री और 180 डिग्री और पूरे बन जाते थे हमारे 360 डिग्री। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 360। तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। फोर्थ क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिण ध्रुव व्रत क्या है। तो देखो यहाँ हमारी ये हो गई इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद आ गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम क्या कहते थे, मकर रेखा। और उसके बाद हमने यहाँ देखी थी ये हमारा जो कहलाता है दक्षिण ध्रुव व्रत। तो ये हमें इसको कौन से एरिया में कहेंगे, कहाँ पर स्थित होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो इससे नीचे वाला एरिया है, हमने ये कौन सा बोला था, दक्षिणी गोलार्ध। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रिड किसका जाल है। तो हमने देखा था कि हमारा जो अर्थ थी, जो हमारी पृथ्वी थी, उससे प्रमुख यामोत्तर गई थी, साथ ही साथ बहुत सारी हमारी क्या गई थी, अलग अलग देशांतरें थी, और हमारी क्या थी, अक्षांश भी थी। तो इस तरह जाल को हमने क्या कहा था, ग्रिड जाल बोला था, जिसमें हमारी
क्या थी, अक्षांश भी थी तथा देशांतर भी थी। तो ग्रिड किसका जाल है, अक्षांश रेखाओं का और देशांतीय यामात्राओं का। तो इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब आगे हम थर्ड चैप्टर लाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड उन सबको कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।